स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका फिजिक्स लेक्चरर कुलदीप जांगड़। आज आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक पार्ट है। उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद में हम इस लेसन में थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि इस लेसन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड ही ये 2 पार्ट हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी है, और उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर किया जा सके, एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स, और जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करे उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब अगर हम समझना चाहें तो वो सीधा सा मतलब हमारा जो है वो निकल के आता है कि किसी भी चीज़ की साइज, मतलब किसी भी चीज़ की साइज के बारे में बताना। अब साइज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक टेबल है, इस टेबल की साइज ये है, मान लीजिए ये है। और एक बड़ी टेबल जो होती है, जैसे लेबोरेटरी में रखते हैं हम लोग, उसकी साइज ये होती है। और जो बैठने के लिए जो हम छोटी टेबल का यूज करते हैं उसकी साइज इतनी होती है। मतलब ये जो साइज है ये किसको बता रही है? ये एक पर्टिकुलर लेंथ को बता रही है, लेंथ को, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को बता रही है। तो हम इस चीज़ को हम एक फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको एक नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की साइज को नंबर में एक्सप्रेस करना, और नंबर में एक्सप्रेस करने के साथ साथ वो जो क्वांटिटी हम बनाने जा रहे हैं वो फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करे, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वाली चीज़ होती है हमारे पास। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है हमारे पास में नंबर, जिस नंबर से हम उसको डिनोट करने वाले हैं, और दूसरी होती है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब उसका मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है वो। 2 चीज़ें होती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, लेंथ के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक टेबल है उसकी साइज़ ये है, दूसरी टेबल है उसकी साइज़ ये है, कोई दूसरी एक और टेबल है उसकी साइज़ इतनी है, मतलब अलग अलग साइज। तो उसमें उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग होगी। दोनों जो डिस्टेंस हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ से उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगी। तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक मार्कर है, ये देखिए एक मार्कर है, मैंने इसको देखा, ठीक। फिर उसके बाद में मेरे पास में डस्टर है, मैंने इसको भी देखा, ये लीजिए एक डस्टर है, इसको भी मैंने चेक किया। फिर मेरे पास में एक बुक है, ये यहाँ पे एक नोटबुक रखी हुई है, फिर मैंने इसको भी देखा, ये लीजिए। अलग अलग बॉडीज़, ये टेबल है, अगर मैं इसको उठा के देखूंगा अलग अलग बॉडीज़, तो मतलब मेरे को अलग अलग तरीके से इनके अंदर एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है। और उस एक्सपीरियंस से मुझे क्या मिल रहा है? उस एक्सपीरियंस से मुझे पता लग रहा है कि इस बॉडी के अंदर वेट है, वेट, और उस वेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक नंबर में हम बता सकते हैं उस वेट को। इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई। और उस वेट से वो वेट कैसे प्रोड्यूस हुआ? वो वेट प्रोड्यूस हुआ इस बॉडी के अंदर जो कंटेंट हैं, उन कंटेंट्स को हम उसका मास बोलते हैं। उस मास की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ। तो इस बॉडी का मास जो है वो अलग है, इस बॉडी का मास जो है वो अलग है, इस बॉडी का मास है वो अलग है, और इस बॉडी का जो मास है वो अलग है, और मेरे सामने ये जो टेबल रखी हुई है इसका मास है वो अलग है। इस तरीके से अलग अलग बॉडीज़ का मास जो है वो अलग अलग होता है। और ये क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसकी लेंथ भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है,
इसी तरीके से इस डस्टर को देखें, इसका मास भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, सब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमने यहाँ पे बात की है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मेजर की जा सकती हैं, जिनको एक नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। और इनके ऊपर जैसे मास है आपका या फिर आपकी लेंथ है, इनके ऊपर हम लोग फिजिक्स के लॉज अगर लगा के देखें तो वो भी प्रूफ होते हैं, उनको ये सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए हम इनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वो दो चीज़ें क्या हैं? किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ को अगर हम नंबर में एक्सप्रेस करें और वो एक्सप्रेस करने के बाद में अगर फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ, ठीक, तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं किसी भी चीज़ से आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने नई गाड़ी खरीदी है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं अपनी खुशी को नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कितना खुश हूँ, इस चीज़ का कैसे मेजरमेंट करेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते, 1% भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि कोई कैंडिडेट जो है वो पेंटिंग बना रहा है, जैसे मैं पेंटिंग बना रहा हूँ और एक मेरा जो दूसरा कलीग है वो भी पेंटिंग बना रहा है, और दोनों की पेंटिंग में से मेरे कलीग की पेंटिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो जो देखने वाला है वो बोलेगा कि इसकी जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छी है भाई। लेकिन कितनी अच्छी है, हाउ मच, मतलब उसका नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप बता सकते हो वो 4 गुना अच्छी है, 5 गुना अच्छी है या 10 गुना अच्छी है? नहीं बता सकते हम लोग, ऐसे उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हम लोग, उनको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया और ये एक डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे और भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ये बल्ब जल रहा है और इस बल्ब से आने वाली रोशनी, क्या इस बल्ब से आने वाली जो चमक है, जो रोशनी है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने सोचा, और सोचने के बाद में जब आप फर्दर क्लासेज में जाएंगे, बीएससी करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे या अदर हायर क्लासेज में जाएंगे, तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आता है। उसके लिए हमने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि इसकी जो चमक है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, कुछ कैंडल्स का यूज़ लिया। किसका यूज़ लिया? कुछ कैंडल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कैंडल जलाई, यहाँ पे एक कैंडल जलाई, उस बल्ब और इस कैंडल के सिमिलर डिस्टेंस पे, वहाँ से भी सेम डिस्टेंस और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, दोनों की सिमिलर डिस्टेंस के बीच में ये एक पेपर हमने रख दिया और फिर चेक किया कि इस साइड से रोशनी कितनी दिख रही है चमक और इस साइड से कितनी दिख रही है। तो हमने देखा कि बल्ब की ज़्यादा आ रही है और जो कैंडल है उसकी कम आ रही है। फिर हमने एक और कैंडल लगाया और फिर चेक किया, फिर भी हमने देखा कि बल्ब की ज़्यादा आ रही है। फिर हमने एक और कैंडल लगाया 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके हमने मान लो कि 10 कैंडल लगा दिए। 10 कैंडल लगाने के बाद में हमने चेक किया कि बल्ब की रोशनी और इधर से आने वाली जो रोशनी है वो दोनों सेम है। उसके लिए हमने एक ग्रिस लगा दिया, यहाँ पे इस पेपर के बीच में क्या लगा दिया? ग्रिस। उस ग्रिस से हम देखते हैं तो वो एकदम ग्रिस का जो धब्बा है वो बिल्कुल दोनों साइड से हमें एकदम दिखना बंद हो जाएगा। उस केस में हम मान सकते हैं कि दोनों तरफ से आने वाली जो रोशनी है या जो चमक है बल्ब की वो बिल्कुल सिमिलर हो गई है। तो अब हमने क्या किया, अब अगर हम बोलें कि इसकी जो चमक है बल्ब की वो कितनी है, तो हम बोल सकते हैं कि 10 कैंडल्स है। कितनी कैंडल है? 10 कैंडल, जिसको हम लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब रियल में ऐसा एक्सपेरिमेंट आता है फर्दर क्लासेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 10 कैंडल। मतलब उसकी जो चमक है जिसको हम लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं लाइट की जो, और उसको हमने मेज़र किया तो कितनी कैंडल के बराबर आया वो? हमने 10 मोमबत्ती जलाई, 10 कैंडल्स जलाई, उसके बराबर आया। तो उसको हमने एक नंबर में एक्सप्रेस किया और उसको हमने क्या बोला? 10 कैंडल। जैसे उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस चमक वाली फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं बोलूँ कि उसको हम लुमिनियस इंटेंसिटी बोले, क्या बोले? लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई है क्योंकि हम इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको मैंने क्यू से डिनोट कर दिया। फिर मैंने इसको लिखा NU। क्या लिख दिया? NU। N क्या है? इसका नंबर। कितनी कैंडल जलाई आपने? 10 कैंडल्स, ठीक है। कितनी जलाई? 10। और U क्या है? यूनिट।
यूनिट में क्या आएंगी, कैंडल। कितनी कैंडल थी, 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैंडल। तो ये बन गया आपका। और इसी के रेस्पेक्ट में आगे चल के लुमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडला बनी थी, कैंडला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो जो फॉर्मूला बना आपका Q इज इक्वल्स टू NU, इसमें Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। और N क्या है, N है नंबर जिससे हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनटू U क्या है, U है यूनिट। यूनिट ही क्या होती है, यूनिट ही फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग ले सकते हैं, तो लेंथ क्या है, लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, हमने लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, और स्टैंडर्ड में हमने क्या किया, एक लोहे की रोड ली और इतनी बड़ी लोहे की रोड काट ली, और उससे हमने बोला कि भाई इसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं हम, और इस स्टैंडर्ड से हम, इस स्टैंडर्ड का नाम हमने रख दिया 1 मीटर। अब इससे हमें कपड़े को नापना है, ठीक है। और फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, वो बोलता है कि मेरे को 8 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसी स्टैंडर्ड वाली स्टिक को लिया और उसको कपड़े पे 8 टाइम्स रखा, और जहाँ 8 टाइम्स कंप्लीट होते हैं वहाँ से उसको कट कर दिया, तो वो 8 मीटर हो गया, ठीक है। 8 क्या है उसमें, नंबर। लेंथ, लेंथ लेनी है आपको, तो लेंथ क्या हो गई वहाँ पे, देखिए लेंथ, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ हो गई कपड़े की लेंथ। अब कितनी लेनी थी आपको, 8, और मीटर, मीटर उस स्टैंडर्ड का नाम रखा था आपने, तो 8 मीटर, इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने, है ना, हमने एक कोई वेट लिया, उस वेट को तराजू में रखा, और तराजू में हमने उसके बराबर में लोहे के टुकड़े काट काट के डालने शुरू कर दिए। जैसे ही वेट दोनों का बैलेंस हो जाता है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया उसको, वेट को और मास को मेजर करने के लिए, जिसे हमने 1 kg का, 1 किलोग्राम का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम किसी भी चीज़ को अगर मेजर, मतलब उसका वेट या उसका मास मेजर करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे को 10 kg करना है, तो हमने क्या किया, वो जो हमने स्टैंडर्ड माना था उसको 10 टाइम्स एक पलड़े में रख दिया, और उसके सामने दूसरा सामान जो हमें लेना है वो रख दिया, और दोनों को हमने बैलेंस करके देख लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10 kg बोल देंगे। उसमें मास जो है वो क्या हो गया है, फिजिकल क्वांटिटी, और 10 क्या हो गया उसका नंबर, और किलोग्राम क्या हो गया उसकी यूनिट। इस तरीके से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे अभी यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये यूनिट क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, और वो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए आप, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी लिखता हूँ मैं, देखिए। अब देखिए हमने स्टेटमेंट को लिखना है, अब देखो, हाँ, तो जो यूनिट है उसकी बात कर रहे थे हम कि ये यूनिट क्या है। तो उसके लिए देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, इट इज़ ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर पर्पज ऑफ कंपैरिजन। मतलब जब हम उस चीज़ को तराजू में डालते हैं या लेंथ उसकी मेजर करते हैं कपड़े की, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, जो स्टैंडर्ड हमने लिया है उसके रेस्पेक्ट में हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी लंबी चीज़ है, उसमें हमने जो स्टैंडर्ड लिया है वो उसके कितने के बराबर होगा। जैसे 8 मीटर कपड़ा था, जैसे हम लोगों ने अभी वो जो वेट मेज़र करने वाला जो प्रोसेस लिया था वो भी उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो इस तरीके से हम इस यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में एक नई चीज़ निकल के आती है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। वो क्या है, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस रूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये रूम है आपके सामने, इस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे लेंथ की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फिजिकल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक थ्रस्ट ऑफ एरिया रखा था, और उस थ्रस्ट ऑफ एरिया में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है कौन सा, याद कीजिए, रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन। एक है यूनिफिकेशन, और उस यूनिफिकेशन में हम लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले नहीं, हम उनको एक जगह ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो उसी यूनिफिकेशन के लिए
जैसे मैं इस कमरे का एग्जांपल लूँ तो ये जो लेंथ है इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विड्थ, उस सामने वाली को बोल सकते हैं हम लोग लेंथ, इसको बोल सकते हैं हम लोग हाइट। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हो गई। अब अगर हम यूनिफिकेशन की बात करें और मैं आपको बोलूँ कि जो आपका लेंथ है, जब हम इसको इस तरफ से देखते हैं तो ये भी हमारे लिए लेंथ है, जब हम उस तरफ देखेंगे तो ये हमारे लिए लेंथ बन जाएगी, जब हम इसको देखेंगे तो ये भी हमारे लिए लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें ही क्या होंगी, उस केस में लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेंगी। तीनों चीज़ें डिस्टेंस ही हैं इसलिए वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेंगी। तो यूनिफिकेशन का भी हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे मैं आपको और थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ इस चीज़ को, तो मैं आपको बताऊं जैसे हम किसी चीज़ का, जैसे ये रूम है, इसका कंपैरिजन करें किसी दूसरे रूम से, तो वो रूम जो है वो देखने में हमें से छोटा लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है छोटा, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि उसकी लेंथ जो हम ये मेजर कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ और हाइट जो भी मेजर कर रहे हैं वो उसकी अलग हैं, यहाँ से डिफरेंट है। तो हमें उसका कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन में क्या निकल के आएगा, कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो उसकी लेंथ और उसकी विड्थ को अगर कंपेयर करेंगे तो उसकी लेंथ और विड्थ को हम दोनों ने मल्टीप्लाई किया और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने एक नई क्वांटिटी बना दी जिसको हमने बोला एरिया। क्या बोल दिया, एरिया। एरिया ऑफ रूम ए एंड एरिया ऑफ रूम बी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में दो अलग अलग एरिया निकल के आए और उन एरियो में क्या था, उन एरियो में था लेंथ इंटू विड्थ और दूसरा क्या था, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों ही था। ठीक है, तो लेंथ होती है और विड्थ भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ दैट मीन्स लेंथ का स्क्वायर दोनों में। तो एरिया को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि एरिया जो है वो एक्सटेंड होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। बट लेंथ जो है वो बिल्कुल भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी में हम रिप्रेजेंट कर सकें। वो अपने आप में ही एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसको और आगे अगर हम लेके जाएं तो देखो थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको इसमें। तो इसके लिए हमारे पास में ये जो प्रॉपर्टी निकल के आई है, इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझेंगे, इस प्रॉपर्टी से हम लोग समझेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उसके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती हैं जिसमें से एक को बोलते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गई आपकी फंडामेंटल। और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये दूसरी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, दो निकल के आती हैं। अब हमें ये देखना है कि फंडामेंटल कौन सी है और डिराइव्ड कौन सी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे एरिया का बताया, तो एरिया जो है वो जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी है उनके साथ में और एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन लेंथ जो है वो खुद में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। तो ऐसी वाली फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम कभी दूसरी या किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर वो अनदर किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एरिया है तो एरिया हो गया, जैसे वेलोसिटी है तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वो क्या है, वो डेराइव्ड है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस की जा रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसलिए हम
जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती और जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को के साथ में उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो फंडामेंटल होती हैं। और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, डेराइव्ड होती हैं। और ये डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं इनको हम अनदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में लेके ही एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के साथ में इनकी यूनिट्स भी होंगी। क्या होंगी? यूनिट और यूनिट। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी फंडामेंटल यूनिट होगी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उनकी डिराइव्ड यूनिट होगी। तो वो क्या होंगी वो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिख के बता रहा हूँ, उसको भी हम लोग थोड़ा एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो हमारे पास में फंडामेंटल और डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके लिए और उनके साथ की जो यूनिट है, जैसे फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, उनके साथ में ही मैंने उनकी डेफिनेशन बना दी है। सिर्फ क्वांटिटी की जगह यूनिट लिख देंगे तो यूनिट की डेफिनेशन बन जाएगी, और अगर यूनिट की जगह क्वांटिटी लिख देंगे तो क्वांटिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को किसको बोलेंगे? विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। और फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। ठीक है, सिमिलर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? डिराइव्ड बन जाएगी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड डिराइव्ड यूनिट्स के लिए क्या बोलेंगे अपन लोग? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें सारे के सारे 1967 की बात है। कब की बात है? 1967 की। 1967 में सारे साइंटिस्ट जो हैं उन लोगों ने मिलके बैठ के एक जगह पे डिसाइड किया कि पूरी जो वर्ल्ड है उसके लिए हम एक यूनिफिकेशन बनाएं और उस यूनिफिकेशन को ही पूरे वर्ल्ड में हम यूज़ में लें, ताकि हमें साइंस में और फिजिक्स के अंदर मतलब जो भी हम आगे डिस्कवरी या जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने वाले हैं उनमें हमें दिक्कत ना हो, और जो स्टूडेंट्स और जो स्टडी करने वाले जितने भी लोग हैं और रिसर्च करने वाले जितने भी लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए उन सब लोगों ने मिल बैठ के एक साथ डिस्कशन करके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई, जो कि 1967 में बनाई गई थी। उसकी एक टेबल बनाई गई और उस टेबल में हमें क्या करना है, मैं वो टेबल आपको बना के दिखाता हूँ और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी 7 कौन कौन सी होती हैं, उनका सिंबल क्या होता है, उनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट का सिंबल क्या होता है। उसकी मैं टेबल आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, देखिए आप। हाँ, तो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट जो हमने बनाई 1967 में, उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंसिडर किया गया, जो कि यहाँ पे एक टेबल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने बनाई मास, जिसका सिंबल m, जिसकी यूनिट किलोग्राम और यूनिट का सिंबल kg। फिर सेकंड वन है लेंथ L, मीटर और m। और फिर है टाइम, टाइम को t से किया, सेकंड इसकी यूनिट होती है और यूनिट का सिंबल s। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर होता है, सिंबल A, एम्पियर और A। ठीक है, टेम्परेचर थीटा से लिख दिया, क्योंकि टी से लिखेंगे तो ऊपर ऑलरेडी टी हम यूज में ले चुके हैं, इसलिए इसको थीटा से डिनोट कर दिया। बाकी इन सिंबल्स का कोई यूज नहीं होता, ये जो सिंबल्स हैं ये यूनिवर्सल नहीं होते, ये चीज़ें यूनिवर्सल मानी गई हैं, तो इनको तो हमने वैसे ही रिप्रेजेंट किया है। तो टेम्परेचर को थीटा, ये केल्विन में इसकी यूनिट है, कैपिटल K इसकी सिंबल है यूनिट की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल, मोल। और लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। फिर क्या हुआ, ये 7 फंडामेंटल यूनिट कंप्लीट करने के बाद में एक बार 1971 में दोबारा से सारे साइंटिस्ट एक बार फिर से इकट्ठे हुए, दोबारा से उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बात की गई क्या ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे सारे के सारे जितने भी मतलब टास्क हैं क्या उनके अंदर ये फुलफिल हैं। तो फिर पाया गया कि ये सब फुलफिल नहीं है, कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी और भी बच गई हैं, जिसके लिए हमारे पास में कोई यूनिट और कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें बनाने की ज़रूरत है, उसका सिंबल भी हमें बनाने की ज़रूरत है। तो उसमें पाया गया कि जो हम स्लोप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये है, जैसे ये स्लोप जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एंड सो ऑन 90 डिग्री, इस तरीके से ये जो स्लोप है, इस स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था,
तो उन्होंने क्या किया, 1971 में दो अलग से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बनाई और उनको बोला गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वो कौन कौन सी थी? एक तो थी प्लेन एंगल, जैसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हमारा कोई एंगल है, एक प्लेन में है, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। एक बनाया सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल है आपका, प्लेन एंगल, इस तरीके से ये प्लेन एंगल है। फिर एक और एंगल बनाया गया जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जैसे कोन इस तरीके से होता है ना आपका कोन इस तरीके से कोन। उस कोन में क्या है, उस कोन के अंदर देखें आप तो उसमें 3D मेजर होती हैं, x y z। इसमें दो ही एक्सिस मेजर हो रही हैं, x y या y z या z x, लेकिन उसमें तीनों एक्सिस होती हैं और उसमें फ्री स्पेस होता है। फ्री क्या होता है उसमें? स्पेस। उसमें हम सॉलिड भर सकते हैं, कोन के अंदर हम सॉलिड भर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम वाला कोन देखा होगा, उसमें आइसक्रीम भरी रहती है, सिमिलर प्रोसेस। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको बोला गया सॉलिड एंगल, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये वाला, ये क्या है, सॉलिड एंगल थीटा, इसको दिखाया गया। तो इनके लिए भी एक टेबल बनाई गई, वो भी इसी के सिमिलर थी। जैसे मैं यहाँ पे उसी को कंसीडर कर देता हूँ, इसी टेबल में। ये देखिए आप, इसमें ही दोनों डाल देता हूँ मैं, यहाँ से हटा के इनको, ये हटा दिया है मैंने। अब वो सप्लीमेंट्री बोली गई, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या बोली गई? सप्लीमेंट्री। नंबर 8 को माना गया प्लेन एंगल। क्या माना गया? प्लेन एंगल, और उसका सिंबल थीटा और उसकी यूनिट रेडियन, और उसकी यूनिट का सिंबल ये, ठीक है। नंबर 9 था सॉलिड एंगल। इसको भी हमने किससे रिप्रेजेंट किया? थीटा से। इसकी यूनिट स्टेरेडियन STR से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इस तरीके से हमारे पास में ये फंडामेंटल क्वांटिटी की टेबल आई है, जिसके अंदर दो क्वांटिटी कैसी हैं? सप्लीमेंट्री हैं, और बाकी की 7 कैसी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये जो 9 क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज़ आप पढ़ते हैं वो सारी कैसी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, और वो इन्हीं से जन्मी है, इन्हीं के यूज से हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाकी की जितनी भी बच गई हैं वो। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। अगले जो टॉपिक है उसमें हम अनदर जो चीज़ें बची हुई हैं इस लेसन में, उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी, थैंक यू।